हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग कक्षा 10 का लेसन दर्पण से एक स्केच है जो कि कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये 10 में भी आपका पूछा जाता है, 12 के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्केच आपका है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र की उत्पत्ति। जैसा कि इसके पहले हम लोगों को हमने कराया था, एक वीडियो मैंने डाल दिया था अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र। तो आज का जो वीडियो है ना, वो अवतल दर्पण के लिए नहीं बल्कि किसके लिए है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। पहले तो हम ये जानें कि उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, सब आपको पता ही होगा, और नहीं पता है मैं आपको बता रहा हूँ। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें उभरे भाग पर कलई होता है, और उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें दबे भाग पर कलई होता है। ठीक है ना। उत्तल अवतल में अगर फ़र्क आपको समझना है तो नाम से समझो। उत्तल नाम छोटा है, अवतल नाम बड़ा है। जिसका नाम बड़ा उसका उभरा पृष्ठ पे कलई, और जिसका नाम छोटा उसका दबा भाग पे कलई। आपको पता ही होगा, छोटे लोग दबे रहते हैं और बड़े लोग उभरे रहते हैं। तो उभरा मतलब अवतल और दबा मतलब उत्तल। तो जिसके उभरे भाग पे कलई वो अवतल, जिसके दबे भाग पे कलई वो जिसके उभरे भाग पे कलई वो अवतल, और जिसके दबे भाग पे कलई वो उत्तल। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण लेंगे। तो जैसे कि ये हमारा हो गया एक उत्तल दर्पण। अब इसके कौन से भाग पे कलई होगा, दबे भाग पे। तो ये हमारा दबे भाग पर कलई हो गया। अब एक प्रकाश किरण हमारा जाएगा ध्रुव से, जो कि सीधा होता हुआ आपका निकल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक वस्तु को रखेंगे, और वस्तु आपको पता है कि मुख्य अक्ष पर ही रखा जाता है। तो ये हमने वस्तु को खड़ा किया। अब इसका जो प्रकाश है वो जाके गिरेगा किस पे, दर्पण पे। ठीक है। अब उत्तल दर्पण पे प्रकाश जब गिरेगा तो ये क्या करेगा फिर, अब ये दर्पण है तो दर्पण तो प्रकाश को आगे जाने नहीं देगा, तो ये प्रकाश को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो ये प्रकाश जो है यहाँ से अनंत पे चला जाएगा। अब आपको पता है जब ये अनंत पे प्रकाश जाएगा तो मुख्य अक्ष से कहीं मिलेगा नहीं, और जब तक मुख्य अक्ष से कोई प्रकाश किरण मिलता नहीं है अपवर्तन या परावर्तन के बाद, तब तक प्रतिबिंब बनता नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, डैश डैश आभासी पीछे बढ़ाएंगे। तो देखो यहाँ पर मिलेगा। तो दर्पण से परावर्तन हो या अपवर्तन हो, तो परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से जहाँ पर मिलता है वो हमारा होता है फोकस। अब एक और प्रकाश किरण हमारा है जो कि जाएगा वक्रता केंद्र से। ये हमारा वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। तो यहाँ तक तो वास्तविक रेखा आएगा क्योंकि दर्पण के बाईं ओर है। अब यहाँ से आपका एक आभासी रेखा चलेगा। चलो ये जाकर हमारा सी पर मिला। अब आपको इतना तो पता होगा कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। ये आपका सीधे जाएगा और सीधे आपका वापस भी चला आएगा। लेकिन मुख्य फोकस वाली रेखा को वक्रता केंद्र वाली रेखा जिस जगह पर काटती है वहाँ पर बनता है हमारा प्रतिबिंब। क्या मैंने बोला, फोकस वाली रेखा को वक्रता केंद्र वाली रेखा जिस पॉइंट पे काटता है वहाँ हमारा बनता है प्रतिबिंब। ये हमारा वस्तु है तो हमने इसको ओ डैश ले लिया। ये प्रतिबिंब है तो इसको हमने आई और आई डैश मान लिया। बाकी फोकस और सी आपको दर्शाया गया है। ठीक है। चलो अब आपको पता है ये हमारा वस्तु लंबवत खड़ा होता है तो ये 90 डिग्री पर रहेगा। ये हमारा भी आप देखेंगे तो ये भी हमारा 90 डिग्री पर रहेगा। थोड़ा छोटा है, समझ लेना। अब यहाँ से हमने एक रेखा काल्पनिक खींचा जो कि है तो यहीं पर, लेकिन दर्शाया यहाँ पे जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट लिया हमने एन, और ये हमने मान लिया यम1 है और ये मान लिया यम2 है। ये आपका उत्तल दर्पण का मतलब नाम दे दिया गया यम1। ये आपका तो पता ही है कि ये पी है,
तो M1P और M2। तो M1P M2 एक हमारा उत्तल दर्पण है, जिससे वस्तु की जो दूरी होती है, दर्पण से जो वस्तु रखा जाता है उसकी दूरी आपको पता ही है कि वो हमारी क्या होती है, U होती है। और जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी होती है V, और जो हमारा फोकस बनता है वो दूरी होती है F, और जो हमारा वक्रता केंद्र होता है वो दूरी होती है R। ये हमारा हो गया। तो ये वस्तु का दूरी हो गया, ये प्रतिबिंब का दूरी, ये फोकस दूरी, वो हमारा वक्रता त्रिज्या। अब देखिए इसका हम लोग प्रूव कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले करना क्या है कि इसमें आपको ऐसा दो त्रिभुज ढूंढना है जो कि समरूप हो। कैसा हो? समरूप हो। तो चलिए ढूंढना भी आसान है, सब दिख ही रहा है। अब इसको देखो, ओ डैश, सीधे चले आओ C, मतलब ओ डैश C और आई डैश C, दोनों को ध्यान से देखिएगा। तो ओ डैश C में एक कोण 90 है, आई डैश C में भी एक कोण 90 है। तो दोनों त्रिभुज का एक कोण बराबर हो गया। और इस कोण की मैं बात करूं तो ये दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ऐसा आपको लग रहा है कि दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर है। कौन कौन? ये 90 बराबर है, और ये कोण दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। तो अगर किसी त्रिभुज में, किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज हमारा होता है समरूप। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन समरूप हो गया? त्रिभुज ओ डैश C, तो ओ डैश C व आई डैश C, त्रिभुज आई डैश C कैसे हैं? समरूप हो। अब समरूप का क्या नियम होता है? समरूप का नियम होता है कि भुजाओं का जो अनुपात होता है वो हमारा समान होता है। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो मतलब अनुपात बराबर होता है। अनुपात कैसे लेते हैं? पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब, पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार। सिंपल भाषा होती है। इस त्रिभुज का लंब कौन है? ओ डैश, और ये त्रिभुज का लंब कौन है? ये आई डैश C में। तो इस त्रिभुज का लंब है ओ डैश, और इस त्रिभुज का लंब है आई डैश। तो हम लोग लिखेंगे ओ डैश बटा आई डैश बराबर, तो लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार। तो इसका आधार कौन है? जहाँ कोण बना है वहाँ तक, 90 से जहाँ कोण बना है, 90 यहाँ है, कोण यहाँ है, तो ये पूरा आधार होगा ये बड़े वाले का ओ C, और इसका आधार आई C। तो ओ C बटा आई C, इसे हमने समीकरण नंबर क्या दे दिया? फर्स्ट। तो ऐसे करने से हमारा एक समीकरण बन गया। अब आप एक समरूप और ढूंढते हैं। चलो अब इसको देखो ध्यान से। M1 N F देख लो, और आई डैश F, इन दोनों को देखो तो इसका भी ये कोण कितना है? 90, और इसका भी एक कोण 90, और ये कोण जो है ना दोनों के लिए क्या है? उभयनिष्ठ है। तो मैं किस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ? M1 N F और आई डैश F। क्या मैं बोला? M1 N F और आई डैश F, दोनों में एक कोण 90 है, और ये वाला कोण जो है दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। तो ये दोनों भी हमारे समरूप हो गए। क्या क्या? M1 N F व कौन? आई डैश F, त्रिभुज आई डैश F कैसे हैं? समरूप हो। तो फिर वही नियम, लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार। अब देखो इसका लंब कौन है? M1 N, और इसका लंब कौन है? आई डैश। तो ये हमारा हो जाएगा M1 F बटा आई डैश बराबर, अब इसका आधार 90 से कोण तक होता है, तो 90 यहाँ है, कोण आपका F पे है, तो आपका आधार क्या हो जाएगा? N F बटा इसका आधार आई F। ये थोड़ा छोटा है, समझ लेना। ठीक है, अब देखो ये हमारा वस्तु है,
और ये दोनों किरण समांतर है। तो जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भुजा और सामने का ये भुजा दोनों आपस में बराबर होगा। कौन कौन? ओ डैश बराबर होगा एमोनियन, आमने सामने बराबर होता है यमोन एन। तो जहाँ यमोन एफ है, थोड़ा उल्टा हो गया क्या, यमोन एन होगा, सॉरी है, यमोन एन होगा, एमोन एफ नहीं होगा, यमोन एन बटा आई आई डैश, यमोन एन बटा आई आई डैश बराबर एन एफ बटा आई एफ। चलो, तो ओ डैश बराबर किसके है? एम1 एन के। तो यमोन एन को हटाकर हम लोग ले सकते हैं ओ डैश बटा क्या रहेगा, आई आई डैश बराबर एन एफ बटा आई एफ। ये समीकरण नंबर हमारा हो गया सेकंड। अब दोनों समीकरण को आप ध्यान से देख लो तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों का लेफ्ट कैसा है, बराबर है, तो राइट हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, जब लेफ्ट दोनों का समान है तो राइट को आप बराबर कर सकते हो। तो ओ सी बटा आई सी बराबर एन एफ बटा आई एफ। अब जब बराबर आपने कर लिया है तो जो जो आपको भुजा मालूम है वो तो आप छोड़ दो, लेकिन जो नहीं मालूम है ना उसको जिसमें मालूम है उसमें तोड़ दो। जैसे आप ओ सी को ध्यान से देखो, ओ सी, क्या आपको ओ से सी तक पता है? देख लो, ओ से सी तक ये दूरी, तो ये दूरी हमको एग्जैक्ट पूरा नहीं पता है, लेकिन ये दूरी का 2 भाग करके पता है। ये दूरी का 2 भाग क्या है? ओ से यन, ओ से यन और यन से सी, तो यन से सी। अब इन दोनों भागों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये पूरा भाग आएगा। तो मतलब ये हम ओ सी को 2 भागों में तोड़ सकते हैं। पहला भाग हमारा होगा ओ एन प्लस दूसरा भाग होगा पी सी, सॉरी एन सी बटा तो देखिए ओ से सी को आपने समझ लिया कैसे तोड़ा गया। ओ से सी का यहाँ 2 भाग है, क्या क्या है? ओ से एन और एन से सी। और एक बात मैं आपको ये बता दूं, जो ये हमारा पी और एन आप देख रहे हो ना, ये लगभग में आपके एक ही जगह होते हैं। तो हम लोग अगर लिखना चाहें तो इस तरह से आप दिखा सकते हो कि जो हमारा ये पी एफ है ना और जो हमारा ये एन एफ है ना, ये दोनों लगभग आपके बराबर होते हैं। कहने का पूरा मतलब मेरा ये है, जो आपको ये एन दिख रहा है तो एन को आप पी ही समझो, क्योंकि एन और पी एक ही जगह पर होते हैं। ये ऐसे दर्शाया गया आभासी में, लेकिन जहाँ पी होता है वहीं पर हमारा क्या होता है? एन होता है। तो हम लोग अगर लिखना चाहें तो ये जो आपको एन दिख रहा है ना, इसको आप फिर से समझ लो। जो ओ से सी आपको दिख रहा है, देखो ओ से सी, तो ओ से सी का 2 भाग है, क्या क्या? ओ से पी और प्लस पी से सी, क्योंकि इन भाग को और इस भाग को दोनों को जोड़ोगे तो पूरा आएगा। तो मतलब हम ओ सी को क्या लिख सकते हैं? ओ पी प्लस पी सी। मैंने आपको बोल दिया ना कि पी और एन एक ही पॉइंट पे है, लगभग में ये समान होते हैं, तो उसका टेंशन मत लो कि पी लिखो कि एन लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। आई सी, अब आई सी देखो कहाँ है? आई सी ये है, आई सी ये दूरी। अब अगर मुझे ये दूरी निकालना है आई सी, तो मैं क्या करूँ? टोटल ले लो, ध्यान समझो, ये निकालना है तो मैंने क्या किया? टोटल ले लिया और टोटल में इसको मैंने माइनस कर दिया, तो ये बचा कि नहीं? ठीक है, तो मैं आई सी को निकालना चाहूँ तो क्या लिखूँगा? टोटल। टोटल मतलब पी सी, और किसको माइनस कर दो? पी आई को, तो आ कौन जाएगा? आई सी। तो आई सी को क्या लिखोगे? देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात कर रहा हूँ। अगर ये निकालना है तो आप क्या करो? ये टोटल में से इसको माइनस कर दो तो ये बचेगा। तो टोटल मतलब पी सी, पी सी और माइनस आपका ये टोटल मतलब पी सी, और पी सी में से माइनस करोगे पी आई तो बचेगा आई सी। तो पी सी माइनस पी आई बराबर एन एफ। अब एन एफ मतलब वही एन और पी एक ही जगह है, तो एन से एफ की दूरी तो आपको पता है। एन से एफ की दूरी क्या है? एन से एफ की दूरी एफ है। मैं यहाँ आपको लिख ही दे रहा हूँ, नहीं आप लोग घबराओगे। ये पी से जो एफ की दूरी है, पी से एफ जो है मतलब पी से एफ की दूरी
और यन से एफ की दूरी दोनों सेम है, यन से एफ की दूरी सेम है। और जो आप लोग यहाँ देख रहे हो पी से आई की दूरी, मतलब पी से आई की दूरी और जो यन से आई की दूरी है, ये दोनों लगभग बराबर होते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ लगभग, ये दोनों लगभग आपके सेम होते हैं। तो आप, मैंने बोला ना कि पी को यन दिखा सकते हो, यन को पी दिखा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब आप देख लो, यन को पी बोल सकते हो, पी को यन, तो मतलब यन से एफ की दूरी, तो यहाँ देख लो एन एफ लिखा है, तो यन से एफ की दूरी क्या है, एफ, तो ये पता है, इसको आप रहने दो। तो मैंने यन एफ को क्या लिख दिया, पी एफ, और बटे आई एफ, आई एफ देखो ये है। अब आई एफ निकालना है तो देखो इतनी दूरी अगर निकालनी है तो टोटल ले लो, टोटल मतलब पी एफ, ध्यान से समझो। अगर इतनी दूरी निकालनी है, इतना, तो मैं क्या करूँगा, टोटल में से इसको माइनस कर दूंगा तो यही बचेगा, टोटल में से इसको माइनस करोगे तो ये बचेगा, टोटल मतलब पी एफ और माइनस पी आई, तो ये हो जाएगा हमारा पी एफ माइनस पी आई। तो इस तरह से हमारा ये टूटेगा। अब सारे मान आपको पता ही है, रख दो। लेफ्ट का मान जो होता है, मतलब दर्पण से बाईं ओर माइनस होता है, दर्पण से दाईं ओर प्लस होता है। तो जैसे ओ पी, तो ओ से पी की दूरी यू है, लेकिन बाईं ओर है तो होगा माइनस यू। और पी से सी, तो पी से सी की दूरी आर है, राइट साइड है तो प्लस होगा, पी से सी आर ही होगा। और पी आई, तो पी से आई की दूरी वी है, लेकिन राइट साइड है तो आपका क्या होगा, प्लस वी बराबर, देखो पी से आई की दूरी वी है। अब इधर पी एफ, तो पी से एफ की दूरी क्या है, एफ, लेकिन मतलब कि दर्पण के दाईं ओर है तो प्लस होगा। अब पी एफ एफ आई होगा, और पी आई, तो पी से आई की दूरी वी है तो वी लिख दो। चलो अब इसको थोड़ा सा हम और विस्तार करते हैं। माइनस यू को माइनस ही रहने दो। अब आर, तो आर बराबर क्या होता है, 2f। वो कथा त्रिज्या का आपको वीडियो डाला गया तो उसमें देख लेना। ये भी आर है तो आर बराबर क्या होता है, 2f, और माइनस आप लोगों का v रहेगा बराबर एफ, तो आपका एफ ही रहेगा, और बटे में आपका रहेगा एफ माइनस वी। अब इसका तिर्यक गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले एफ का इधर कर दो, एफ का इधर, तो 2f स्क्वायर माइनस, अब एफ का इसमें करो तो क्या आ जाएगा, एफ वी। अब इसका गुणा करो, तो पहले एफ का गुणा यू में करो तो माइनस यू एफ। अब एफ का गुणा इसमें करोगे तो आएगा 2f स्क्वायर, एफ का हो गया, माइनस वी का माइनस यू में करो तो प्लस यू वी। अब माइनस वी का 2f में करो तो माइनस 2f वी। अब 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। अब क्या करो, पूरा एफ वाला एक साइड कर लो, यू भी आपका एक साइड। तो जैसे ये हमारा माइनस एफ भी है, यहीं रहने दो, ये वाला भी एफ है, इस साइड ले आओ तो प्लस हो जाएगा, ये वाला भी एफ है, इस साइड ले आओ तो 2f भी प्लस हो जाएगा, उस साइड क्या बचेगा, यू भी। अब देखो 2f में से एक एफ भी घट गया तो क्या बचा, एफ वी, और प्लस क्या, यू एफ बराबर आपका यू वी। अब इसमें से एफ हमारा कॉमन है तो एफ कॉमन लोगे तो बचेगा वी प्लस यू बराबर यू वी। अब एक सिंपल सा काम करना, एफ को उधर ले जाना बटे में और इसको इधर ले आना बटे में, तो क्या हो जाएगा, वी प्लस यू बटा यू वी, और उधर आपका एक बचा तो एक बटा क्या हो गया, मतलब एफ उधर गया, यू वी इधर आया, इसका अलग अलग भाग दे दो तो वी बटा यू वी प्लस यू बटा यू वी बराबर एक बटा एफ। यू से यू कट गया, वी से वी कट गया, तो बचा आपका क्या, एक बटा यू प्लस एक बटा वी बराबर एक बटा एफ। या इसको आप लोग वो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट लिख दो तो लिख सकते हो एक बटा एफ बराबर एक बटा वी माइनस प्लस एक बटा यू। ये हमारा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने का सिंपल सा सूत्र आ गया। तो इस तरह से हम लोग उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का प्रूफ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको स्टडी कर लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।